Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 24. Dear student, topic of this lecture is testing of hypothesis about difference of population mean में 1 minus mu2 paired sample t-test. ठीक है जी, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन को ही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया। हमने पहले जी टेस्ट को डिफरेंस ऑफ मीन के लिए जी टेस्ट को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम टी के ऊपर आ गए। टी में पहले हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए 2 केसेस, इक्वल वेरिएंस और अनइक्वल वेरिएंस के लिए हमने केसेस किए। और अब हमारे पास आते हैं पेयर्ड सैंपल। इस पेयर्ड सैंपल का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसको कैसे टेस्ट किया जाता है उस पर एक एग्जांपल करते हैं। तो पेयर्ड सैंपल का मतलब है, आप पेयर्ड सैंपल को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये आपके पास पेयर्ड होता है, ठीक है ना। यानी बिफोर एंड आफ्टर टाइप्स के डेटा होते हैं, न्यू ऑड एंड न्यू टाइप का डेटा होता है। आपके पास केसेस सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आपके पास आपका रिसर्च टॉपिक ऐसा कुछ होता है कि जो डेटा आपके पास मिलता है वो क्या होता है जी, पेयर टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी ड्रग्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जो डेटा मिलेगा वो बिफोर एंड आफ्टर ड्रग टेस्ट, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पर उस ड्रग को, उस मेडिसिन के यूज़ करने से पहले क्या आपके पास वो रिजल्ट्स आ रहे थे, और उसको यूज़ करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स क्या आए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं। सिंपली हम एक मेडिसिन का जो है ना, कुछ पेशेंट्स का जो है ना, हम क्या करते हैं, एक रिसर्चर माइट बी रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना, इन द स्टडी बिफोर एंड आफ्टर अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड। यानी एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है आपके पास, उसको देने से पहले क्या आपके जो है ना वो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुए, ब्लड प्रेशर थे, और उस मेडिसिन को देने के बाद जो है ना क्या रिजल्ट्स आ गए। इसी तरह पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप स्टूडेंट्स की जो है ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम कोई टेस्ट लेते हैं, तो वो एक टेस्ट ये है कि आपको पढ़ाने से पहले आपसे एक टेस्ट लेते हैं, उसका मार्क्स आ गया, और फिर इसके बाद 1 वीक या 2 वीक आपको पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लेते हैं, फिर इसके बाद उसका जो है ना हम आपका रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। तो ये भी जो है ना बिफोर एंड आफ्टर टाइप्स का आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी डेटा आपके पास ऐसे आ जाए कि जिसमें आपके पास क्या हो, बिफोर एंड आफ्टर टाइप का हो, और दोनों जो वेरिएबल आपके पास बिफोर एंड आफ्टर का है वो डिपेंडेंट हो, तो इसको कहते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ठीक है ना। यानी जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट जो है ना, वो कंपेयर स्कोर ऑन टू डिफरेंट वेरिएबल्स, बट फॉर द सेम ग्रुप ऑफ केसेस इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट कंपेयर स्कोर ऑन द सेम वेरिएबल्स बट फॉर टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ केसेस, ठीक है। यानी क्या करते हैं, जो पेयर्ड टी टेस्ट है, ठीक है ना, वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है ना आपस में कंपेयर करता है, लेकिन उनका जो ग्रुप होता है ना वो क्या होता है, सेम ग्रुप ऑफ केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे उसी एक बंदे का टाइम स्केल का फ़र्क आ गया, टेस्ट लेने से पहले का स्कोर और उसी का टेस्ट देने के ट्यूशन देने से पहले का स्कोर और ट्यूशन के बाद का स्कोर, बंदा वही है, सेम हो गया। और जो आपके पास दूसरा होता है वो क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अली का स्कोर और आयशा का स्कोर, वो ये 2 जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह के वो डिफरेंट जो है ना हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टोटली टाइम फ्रेम प्लस वो जो सब्जेक्ट है वो दोनों डिफरेंट होता है। और डिपेंडेंट में यानी पेयर्ड में क्या होता है, टाइम फ्रेम, टाइम डिफरेंट होता है, बिफोर एंड आफ्टर होता है, लेकिन वो जो इंडिविजुअल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है जी, वो सेम हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इस तरह के डेटा अगर आपके पास आ जाए
ठीक है, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, आइए हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं और उसको समझते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कैसे इसको करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक एग्जांपल है। सपोज वी वांट टू नो वेदर और नॉट अ सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एबल टू इंक्रीज द मैक्सिमम वर्टिकल जंप इन इंचेस ऑफ कॉलेज बास्केटबॉल प्लेयर्स। ठीक हो गया जी। हम एक ये देखना चाहते हैं कि एक ख़ास कस्म का जो है ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम जो है ना उसके बारे में हम ये देखते हैं कि क्या ये जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं जो बास्केटबॉल प्लेयर्स को, वो उनकी जो वर्टिकल जंप्स हैं, मैक्सिमम जो वर्टिकल बास्केटबॉल प्लेयर का आपको आइडिया होने चाहिए कि बास्केटबॉल में जो है ना जो अच्छा मैक्सिमम वर्टिकल जंप लगा सकते हैं वही ज़्यादा कामयाब होता है। तो प्लेयर्स को एक ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि उससे उसकी वर्टिकल जो जंप है यानी ऊपर जो वो जंप लगाते हैं वो जो है ना वो इंक्रीज होता है कि नहीं, ये हम देखते हैं। टू टेस्ट दिस, और इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, वी मे रिक्रूट ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 20 कॉलेज बास्केटबॉल प्लेयर्स। हमने 20 बास्केटबॉल प्लेयर्स को लिया कॉलेज के, एंड मेजर ईच ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल जंप्स। फिर हमने उनकी क्या किया, एक कितना मतलब वो ऊपर वर्टिकली जंपिंग वो कर सकते हैं उसको फिर हमने रिकॉर्ड किया, इंचेस में हमने उसको रिकॉर्ड किया। देन वी मे हैव ईच प्लेयर यूज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 1 मंथ। उसके बाद अभी हमने पहले उनका एक लिया है कितना वो जंप कर सकते हैं, इसके बाद हमने उनको 1 महीना एक ट्रेनिंग से गुजारा, हमने उसको 1 महीना ट्रेनिंग दिया उसी जंपिंग का। देन मै दर मैक्स वर्टिकल जंप अगेन, फिर हमने दोबारा उनका जो है ना वो मैक्सिमम जंप उनका हमने लिया एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में, और ये डेटा आपके पास आ गया। मैक्स वर्टिकल जंप बिफोर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले प्लेयर 1 से लेकर प्लेयर 20 तक के जो वो जंपिंग मैक्सिमम जंपिंग है वो ये है, प्लेयर 1 22 इंच, प्लेयर 2 20 इंच, प्लेयर 3, इस तरह से करते करते ये आपके पास जो है ना 23 तक 20 प्लेयर नंबर 20 जो है वो 23 इंच वो जंप कर सकते हैं। अब 1 महीना ट्रेनिंग देने के बाद हमने देखा ये 24 है, ये 22 है, ये 19 है, ये 22 है, ठीक है, इस तरह के इनके जंपिंग। तो हम ये देखते हैं क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो उनकी मैक्सिमम वर्टिकल जंप को इंक्रीज किया है या नहीं किया है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, देखो जी, डेटा बज़ाहिर देखने से हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, इससे हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर लेट सपोज चलो प्लेयर 1 का 22 था तो इधर 24 इंक्रीज़ हो गया है, ये 20 था तो 22 इंक्रीज़ हो गया है, ये 19 था 19 सेम है, ये 24 था ये 22 डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह अब डिफरेंट केसेस हुई, 28 है ये भी 28 कोई फ़र्क नहीं है, ये 30 है ये भी 30 कोई फ़र्क नहीं है, ये 27 है ये 29 2 इंक्रीज़ हो गया, ये 24 25 1 इंक्रीज़, इसी तरह कहीं इंक्रीज़ हो रहा है कहीं डिक्रीज़ हो रहा है कहीं सेम रह गया है। तो हम ये यहाँ डेटा देख के तो हम नहीं कह सकते कि वो जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसने इंक्रीज़ किया है या नहीं किया है। लेकिन जब हम उसको इसी 6 स्टेप से गुजार के टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के इसको हम टेस्ट करेंगे तो हम कंक्लूजन में हमें आइडिया मिल जाएगा कि इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इस टाइप के स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले तो आपने अपने जहन को आपने सोचना है 1 मिनट के लिए आपने कि देखना है कि किस तरह का डेटा है, बिफोर एंड आफ्टर टाइप का डेटा है। ठीक है ना, देखो ना इंडिविजुअल वही है, बंदा वही प्लेयर 1 है, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज हो गया है, वो ट्रेनिंग से पहले है और ये ट्रेनिंग के बाद है। प्लेयर 2 फिर वही है, अहमद है, अहमद के ट्रेनिंग से पहले का जो जंपिंग इन इंच और आफ्टर ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, लेकिन बंदा वही है, तो इट मीन्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया, ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, बहुत सारे पैरामीटर जो है ना एक ही बंदे का वो आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर वो डिपेंड कर रहा होता है। और इंडिपेंडेंट इसलिए होता है, अगर मिसाल के तौर पर ये पहला वाला 22 जो है ना वो किसी और प्लेयर का होता और दूसरा वाला ये किसी और प्लेयर का होता तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, कोई उनके इंचेस के बढ़ने और कम होने में सिर्फ वो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, बल्कि वो बंदा टोटली जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एक दूसरे से। तो इस पे हम वो 6 स्टेप हम अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। पेयर्ड आपके पास सैंपल है तो उसका सबसे पहला काम आपने डिफरेंस डिफाइन करना है, यानी बिफोर को आपने माइनस आफ्टर करना है, बिफोर माइनस आफ्टर, टू डिटरमिन वेदर और नॉट द ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली हैड एन इफेक्ट ऑन मैक्स वर्टिकल जंप
we will perform a paired sample t-test at significance level alpha is equal to 0.05 using the following steps. तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी, डेटा कैलकुलेट द समरी डेटा फॉर द डिफरेंस। आपने सबसे पहला काम इसी टेबल्स के एंड में एक और कॉलम आपने ऐड करना है और डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब डी मतलब प्रोग्राम बिफोर माइनस आफ्टर, यानी 22 माइनस 24 माइनस 2, 20 माइनस 22 माइनस 2, 19 माइनस 19 0। इस तरह से आपने इस पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस करते जाना है, बिफोर माइनस आफ्टर करते जाना है। तो ये इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशंस आगे हम करेंगे इससे अब हमारा ये बिफोर एंड आफ्टर का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमने इसी डिफरेंस वाले डी वाले टेबल पे करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने वही 6 स्टेप पे आते हैं। सबसे पहला है जी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, आपको पता है, फिर वही क्वेश्चंस आपको बताएगा कि ये 1 टेल है या 2 टेल है। ठीक है, हमने कहा इनकी पॉपुलेशन मीन इक्वल है और हमने कहा इनकी पॉपुलेशन मीन इक्वल नहीं है, यानी बिफोर का मीन बराबर है आफ्टर के मीन। ट्रेनिंग से पहले के जो एवरेज जंपिंग पॉइंट है वो इक्वल है ट्रेनिंग के बाद के एवरेज जंपिंग के। ठीक हो गया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते ना, जैसे मैंने पहले कहा था, इधर डेटा देख के, ये डेटा देख के हम नहीं कह सकते कि पहला वाला इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वाला डिक्रीज कर रहा है, दूसरा वाला इंक्रीज कर रहा है, पहला वाला। बिफोर एंड आफ्टर में इंक्रीज डिक्रीज का तो हम कह ही नहीं सकते। हम यही कह सकते हैं, इन सारे डेटा को देखने के बाद हम कह सकते हैं जी नहीं जी कोई फर्क नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर सेम है। हम कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, या उसका जो अल्टरनेट में जी फर्क है लेकिन कम है या ज़्यादा है नहीं पता। ठीक है, तो हम नॉट इक्वल कर देंगे तो उसी नॉट इक्वल के अंदर कम भी आ जाएगा और ज़्यादा भी, इंक्रीज भी आ जाएगा और डिक्रीज भी। तो आपका हाइपोथेसिस 2 टेल बना। आपने कहा एच नॉट इज इक्वल टू म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, द टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, या देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, उस ट्रेनिंग का एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे पहले उनके जंपिंग थे 22 इंच था तो बाद में भी 22 ही है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और एच अल्टरनेट इसका हम बनाते हैं नहीं जी, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, द टू पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, नहीं जी वहाँ पर कोई ना कोई फर्क है। अब हम देखते हैं फर्क नहीं है था या फर्क था। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसका ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है जी, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, जैसे सबसे पहले शुरू के टेस्ट में हमने जी के लिए हमने किया था ना, जी के लिए हमने किया था। चले जी अजान हो रहे, थोड़ी देर ब्रेक करते हैं। अच्छा जी, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं। तो ये इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये हमने सबसे पहले जो हमने किया था सिंगल मीन का जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास टी का फार्मूला ये था कि x1 बार माइनस x2 बार सॉरी x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है ना, उसी के फॉर्मेट के सेम टू सेम है, क्योंकि ये बज़ाहिर हमारे पास दो पॉपुलेशन है, बिफोर एंड आफ्टर म्यू 1 म्यू 2 म्यू 1 म्यू 2, दो पॉपुलेशन की बात हो रही है। लेकिन जब हमने उनका डिफरेंस लिया तो सिर्फ हमारे पास डी आ गया, तो सिंगल पॉपुलेशन जैसा बन गया। ठीक है ना, जैसा मैंने पहले कहा था कि अब हमारे इन दो का ये इस बिफोर एंड आफ्टर का, ये बिफोर वाले और आफ्टर वाले डेटा का हमारे पास अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अब हम काम करेंगे तो पूरा का पूरा इस डी के ऊपर। तो ये देखो ये सिंगल एक चीज़ बन गया है हमारे पास, तो इसके ऊपर जब हम करेंगे काम तो ये आपके पास फार्मूला ये बनता है, टी इज इक्वल टू एस डी बार। डी बार मतलब डिफरेंस का मीन, ठीक है, एस डी मतलब डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सिंगल केस बन गया तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सिंगल वाला ही हो जाएगा, n-1 हो जाएगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यानी ये अगर टू पॉपुलेशन के लिए हम करते हैं तो n1 प्लस n2 माइनस 2 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता। लेकिन अब ये d है, सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन आपके पास, एक ही जो है ना सिंगल वेरिएबल है, तो अब आपने क्या करना है, n-1 यूज़ करना है। तो एस डी बार का फार्मूला आपको पता है, जैसे एक्स बार का क्या था फार्मूला, समीशन एक्स अपान एन है ना, तो ये डी बार हो गया तो समीशन डी अपान एन। अगर ये पी बार होता तो समीशन पी अपान एन, अगर ये क्यू बार होता तो समीशन क्यू अपान एन। यानी जिस चीज़ का आप बार लेते हैं ऊपर, यानी जिस चीज़ का आप मीन फाइंड करते हैं उन्हीं को सम करके उन्हीं पे जितने हैं उसी पे डिवाइड करते हो। जब अब हम यहाँ डी बार ले रहे हैं तो समीशन डी अपान एन। अब ये समीशन डी मतलब क्या है, समीशन डी का मतलब ये है जी इन सारे डीज को आपने प्लस करना है।
-2 +2 -3 +1 -2 0, ये सबको आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास इनकी जो सम है वो आ रहा है -19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने प्लेयर्स थे 20, तो इसको डिवाइड किया तो आ गया -0.95, ये आपके पास आ गया डिफरेंस का मीन डी बार। ठीक, अब इसके बाद एस डी के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर x होता, आपके पास वेरिएबल x होता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल इन टर्म ऑफ d है, तो अब d का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, x है तो समीशन x स्क्वायर था, अब d है तो समीशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन d डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, समीशन डी स्क्वायर का मतलब है पहले डी से आपका स्क्वायर लेना है फिर सम करना है, यानी आपने यहाँ पे ये करना है कि इस डी का स्क्वायर का सम -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस करते ही करते आखिरी -1 का स्क्वायर तक आपने प्लस करना है। तो उन सारे स्क्वायर को जब आपने प्लस किया तो आता है 51, एन अगेन 20 हो गया, और ये समीशन डी पहले किया हुआ है -19/20 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 1.28 आ गया, ये आपके पास एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या करेंगे, इस डी बार और इस डी को, एस डी को और एन को इस टी के अंदर इस फार्मूले में पुट करेंगे। देखो जी यहाँ पे किया हुआ है, डी बार -0.95, एस डी 1.28 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन की जगह 20 लिखा। इन सबको आपने सॉल्व किया तो ये आप देखो ये आपके पास -25, और इन दोनों को आप 20 का रूट लेके इसको डिवाइड करें तो ये आते हैं 0.29, इसको डिवाइड करें तो आता है -3.28, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी आ गया, टी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब आप देखें, आप क्रिटिकल रीजन पे आते हैं तो हाइपोथेसिस के आपके पास क्या था, टू टेल था, टू टेल था ना, किधर है क्या हाइपोथेसिस, ये आपके पास एच नॉट इक्वल है और एच वन नॉट इक्वल है, तो ये टू टेल टेस्ट है आपके पास। तो टू टेल का आपके पास टी के लिए क्रिटिकल रीजन ये बनता है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस टी टेबल वैल्यू, और टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी टेबल वैल्यू। ठीक है, जी और टी का सेम टू सेम है, यही है, टी और जेड होता तो जेड की टी की जगह जेड आ जाता, अभी टी टेस्ट है तो यहाँ पे टी आ गया। तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज दिस माइनस टी अल्फा, यानी जो लेवल ऑफ सेगमेंट वो 0.05 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम n -1 है, n 20 है तो -1 करे तो 19 यहाँ पर भी है। अब हम टेबल देखेंगे, कैसे देखते हैं, कल बताया है पिछले सारे लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स के में हम यही टेबल देखते हुए आ रहे हैं टी का। तो आपने क्या करना है, फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले जो आपके पास ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो दिए हुए हैं 0.10, 0.05, 0.0 ये सारे हैं वो आपके पास वन टेल टेस्ट के लिए हैं, और ये नीचे वाले ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए हुए वो आपके पास टू टेल के लिए। याद रखना है कि इसको मिक्स नहीं करना है आपने, हालांकि यहाँ पे देखिए 0.05 इधर नीचे भी है, 0.05 उधर ऊपर भी है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला 0.05 वन टेल के लिए, नीचे वाला 0.05 ये टू टेल के लिए। तो ये सारे वैल्यूज़, ये सारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेल के लिए, ऊपर वाले सारे वन टेल के लिए है, और ये कॉलम जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब हमारा केस क्या था, टू टेल, तो हमने कौन सा वाला है ये इसमें ढूंढना है, इसमें हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ढूंढना है। और क्या था हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा क्या लिया था 0.05, तो यहाँ पर है 0.05। इसके बिल्कुल नीचे देखते हुए आना है, कहाँ देखना है, एन कितना था 19 में, एन 20 है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम n -1 करो तो 19, तो इसके नीचे 19 यहाँ पर आ रहा है, 2.093 आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ये 19 के बिल्कुल सामने, और ये 0.2 टेल के 0. ठीक है, ये वाला 0.5 नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इधर 19 की वैल्यू तो 1.72 आ रहा है, ये इस वाले 0, ये वन टेल के लिए, लेकिन टू टेल के 0.05 में अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये आ रहा है ये 19 के सामने, और इसके बिल्कुल नीचे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको 2.093 मिल रहा है। तो टी कैलकुलेटेड, टी टेबल की जगह 2.093 लिखा। ये -3.28 ये है, ये जो हमने कैलकुलेट किया -3.28, और ये -2.09, ये वाला माइनस इसका है, क्रिटिकल रीजन वाला माइनस है, और 2.093 और -3.28 इस ये। अब देखते हैं इन दोनों में से, फिर वही टू टेल के लिए दोनों फॉल्स है तो एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को। ठीक है, हमारा काम एच नॉट पे होता है, एच नॉट को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। देखते हैं, -3.28 इज लेस देन आर इक्वल टू -2.093, जी सही है या गलत है,
बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहा है 3 है, ये 2 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन मैंने कल भी कहा था माइनस में जितने वैल्यूज़ बड़े होते जाते हैं उतने ही वो छोटे होते जाते हैं। जैसे -100 छोटा है -1 से, ठीक है ना, ठीक है। तो -1 ज़ीरो के 1 के ज़्यादा करीब है, पॉजिटिव के प्लस के ज़्यादा करीब है, और -100 बहुत दूर है। तो माइनस में आप जितना आगे जाएंगे उतने ही वो वैल्यू छोटे होते जाएंगे, प्लस में आप जितना आगे जाएंगे वो वैल्यू उतने ही बड़े होते जाएंगे। तो ये बज़ाहिर अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो ये वाला गलत हो जाता, ठीक है ना, ये वाला गलत हो जाता क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 होता, लेकिन माइनस साइन है तो -3 इज़ लेस देन आन इक्वल टू -2। ठीक है जी, बिल्कुल ट्रू है ये। जो है ना सही हो रहा है। इसका मतलब आगे एक दूसरे को ना भी देखे तो यहीं से काम चल गया, क्योंकि एक ही ट्रू हो गया तो ये इस रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह इसको देखते हैं, -3.28 इज़ ग्रेटर देन 2.809, ग्रेटर है? नहीं है ना, ये तो प्लस वैल्यू है, ये माइनस है, नहीं है, तो ये इधर तो ये फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन इधर ये फॉल कर रहा है। देखो -3 इज लेस देन -2.093, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो इस रीजन में आ रहा है, मतलब इस रिजेक्शन रीजन में ये फॉल कर रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी फॉल्स इनटू क्रिटिकल रीजन। ठीक है, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, लेफ्ट साइड को ट्रू कर रहा है, तो लेफ्ट वाले क्रिटिकल रीजन में, रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को हम रिजेक्ट करेंगे। वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट। फिर कंक्लूड दैट वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू से दैट द मीन मैक्सिमम वर्टिकल जंप ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हमारा जो एवरेज मैक्सिमम वर्टिकल जंप है प्लेयर्स का वो बिफोर एंड आफ्टर में क्या है जी, डिफरेंट है। जब हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया, एच नॉट को हमने इसको हमने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट का मतलब μ1 इज नॉट इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वाला दोनों सेम है होता है, लेकिन जब हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या है, μ1 बिफोर का मीन, μ2 आफ्टर का मीन, बीच में साइन नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब यही हो गया इस डिफरेंट, ठीक है ना, वो बराबर नहीं है। तो यहीं पे जो है ना आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है जो है ना कि आपके समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो जो है ना आप पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से पढ़ें, और इस पे मज़ीद मटेरियल्स, ख़ुद से क्वेश्चंस आप कहीं से, बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप क्वेश्चंस इस जैसा क्वेश्चन निकालें और यही प्रोसीजर अप्लाई करके इसको देख लें, तो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग मज़ीद जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।